का हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट ममीज, बट नॉट जस्ट नॉर्मल ममीज, वर्ल्ड की सबसे वियर्डेस्ट ममी डिस्कवरीज। इजिप्ट की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज़्यादा ऐसी ममीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की। क्योंकि ये डिस्कवरीज नॉर्मल नहीं थी और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थी, तो आज हम इसी तरह की कुछ डिस्कवरीज के बारे में जानने वाले हैं। तो आज से हज़ारों साल पहले जब कोई मर जाता था तो एशियंट इजिप्ट में उसका ममीफाई किया जाता था, मतलब उसे केमिकल्स लगा के उसकी बॉडी प्रिजर्व की जाती थी ताकि टाइम के साथ साथ वो बॉडी ख़राब ना हो। बाद ममीज को उनकी लाइफ में जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस था उस हिसाब से डेकोरेट किया जाता है, यानी कि उन पे गोल्ड लगाया जाता है। उसके बाद उन्हें अंडरग्राउंड उनके ट्रेजर के साथ दफनाया जाता है या किसी टूम में दफना देते हैं। वैसे तो इजिप्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सी ममीज मिल चुकी हैं, लेकिन आज हम जिन 7 ममीज के बारे में बात करेंगे, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये ममीज डिस्कवर की थी सातों, तब वो खुद बहुत शॉक में चले गए थे क्योंकि ये ममीज नॉर्मल ममीज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो आइए जानते हैं अपनी पहली ममी के बारे में। नंबर 7, लेडी राय। ये एशियंट इजिप्ट की सबसे पुरानी ममीज में से एक ममी है जो एक औरत की है, जिसे आज के ज़माने में लोग लेडी राय के नाम से जानते हैं। करीबन ऑलमोस्ट 140 ईयर्स पहले इसे थेवन टूम में डिस्कवर किया गया था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 3550 ईयर्स पहले लेडी राय was 35 years old when she passed away. Furthermore, जब कुछ और रिसर्च की तो पता चला कि लेडी राय एक एशियंट क्वीन की नर्स या मेड थी। The weird part about लेडी राय was her hair. जब उसको डिस्कवर किया गया तो लोगों ने नोटिस किया, साइंटिस्ट ने, कि उसके बाल बिल्कुल परफेक्टली प्रिजर्व थे और उसके बालों के कुछ एंड्स बिल्कुल ऐसे थे जैसे वो बिल्कुल फ्रेशली ग्रोन हो। इवन के वो इतने सेंचुरीज पहले जिस हेयर स्टाइल के साथ उसको दफनाया गया था, प्रिजर्व किया गया था, वो हेयर स्टाइल भी अभी तक बिल्कुल वैसा था, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था। नेक्स्ट वी हैव इज नंबर 6, रामसीज द सेकंड। रामसीज द सेकंड वाज अ इजिप्शियन किंग जिसने बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक हुकूमत करता रहा और उसने कंपेयर टू बाकी किंग्स अपना बादशाहत की गद्दी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक संभाल के रखी। काफ़ी बूढ़ी एज में, व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट 90 ईयर्स, तब ही डाइड। और उसका फेरो 1881 में इजिप्ट के एक छोटे से गांव सखारा से मिलता है। ये वो जगह थी जहाँ पर सिर्फ अपर क्लास और किंग्स और क्वींस को दफनाया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि जैसे रामसीज अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, उसकी मम्मी भी आज के टाइम में बिल्कुल वैसी इतनी ही पावरफुल लगती है। एग्जैक्ट नंबर तो किसी को नहीं पता, बट अप्रॉक्सीमेटली मेडिकल रिसर्च और डीएनए के ज़रिए ये पता चलता है कि रामसीज द सेकंड के 150 किड्स थे। 1974 में ये नोटिस किया गया कि रामसीज द 2 की मम्मी गल के ख़राब हो रही है, तो ये डिसीजन लिया गया कि इसकी मम्मी को पेरिस भेजा जाए ताकि वो वापस से उसे ममीफाई कर पाएँ, प्रिजर्व कर पाएँ ठीक से। पर इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से जिंदा या मुर्दा हो, उसे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पासपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये बात याद रखी जाए, जब रामसीज द सेकंड का पासपोर्ट बनाया गया तो उसे वहाँ भी एक किंग का दर्जा दिया गया। दिस वॉज द फर्स्ट एवर पासपोर्ट मेड फॉर अ डेड पर्सन, यानी पहली बार हिस्ट्री में एक मरे हुए इंसान को पासपोर्ट इशू किया गया था। जब ही लैंडेड इन पेरिस तो उसको मिलिट्री वेलकम किया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे एक रियल किंग को दिया जाता है। नंबर 5 इज टुटनखामुन या किंग टट। किंग टट का जब फेरो डिस्कवर किया गया तो जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था वो तो शॉक में था ही था, साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड ही एकदम शॉक में चला गया। जो फेरो डिस्कवर किया गया था वो अंडरग्राउंड ज़मीन के 20 फीट नीचे से डिस्कवर किया गया था। किंग टट 9 साल की एज में किंग बना था और इसकी मम्मी किंग्स वैली के एक टूम से डिस्कवर हुई थी, जहां मम्मी के साथ साथ बेहद ट्रेजर भी था। और इसी वजह से टूटनखामुन की मम्मी पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बन गई थी। ही वॉज जस्ट 19 years old when he passed away. लोगों का ऐसा मानना है कि टूटनखामुन की मम्मी को कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें, कोई ऐसे स्पिरिट्स प्रोटेक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो भी इसकी मम्मी के पास जाता है वो कर्स्ड हो जाता है। लॉर्ड कार्नरवन एक बंदा था जिसने इस मम्मी को टूम को डिस्कवर करने के लिए बहुत सारी फंडिंग दी थी। किंग टट की मम्मी डिस्कवर होने के कुछ अर्से बाद ही लॉर्ड कार्नरवन एक मॉस्किटो बाइट की वजह से मर गया। नंबर 4 इज क्रोकोडाइल मम्मी। एशियंट इजिप्ट की एक जगह उमल बरीजत में एक टीम काम कर रही थी। इनका एम था कि ये छुपा हुआ खजाना या फिर ममीज डिस्कवर करें, बट एक्चुअली उन्हें वहाँ पे 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा ऐसी ममीज मिली जो इंसानों की तो बिल्कुल भी नहीं थी। जी, तो वो ममीज थी क्रोकोडाइल्स की।
100 से भी ज़्यादा क्रोकोडाइल्स को इतने एक्सपर्ट तरह से वहाँ पे प्रिजर्व करके दफनाया गया था। फर्स्टली आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में यही सवाल था कि इंसानों की जगह ममीज़ को इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट तरह से प्रिजर्व करके क्यों दफनाया गया है, मतलब ऐसा क्या है इन क्रोकोडाइल्स की ममीज़ में। इन क्रोकोडाइल्स के कफन में से बहुत सारी चीज़ें मिली थी और ख़ास करके कुछ रिटन भी था वहाँ पे। तो आर्कियोलॉजिस्ट इन क्रोकोडाइल की ममीज़ से ज़्यादा इंटरेस्टेड उस रिटन चीज़ पे थे कि इसका मतलब क्या है, इसे ट्रांसलेट करने में जाना चाहते थे कि ऐसा एशियन इजिप्ट के लोगों का ऐसा क्या रिलेशनशिप था क्रोकोडाइल से जो इन्हें इतना रिस्पेक्टफुली अच्छे से प्रिजर्व करके दफनाया गया है। इन सब सवालों का जवाब इन क्रोकोडाइल के कफन्स पे ही लिखा हुआ। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि क्रोकोडाइल्स को पुराने लोग इजिप्ट के गॉड मानते थे, एक पावर सिंबल मानते थे क्रोकोडाइल्स को, इसीलिए वो उनको प्रे किया करते थे क्रोकोडाइल्स को। वो लोग इस तरह के पुतले भी बनाते थे जो क्रोकोडाइल्स के होते थे, यानी ह्यूमन बॉडी पे क्रोकोडाइल फेसेस। नंबर 3 इज गजेल्स ममीज। आर्कियोलॉजिस्ट को सिर्फ क्रोकोडाइल्स की ममीज नहीं मिली थी, बल्कि उन्हें बहुत सारे डेयर्स की भी ममीज मिलती थी अक्सर। ये जो डेयर की मम्मी आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स पुरानी है। हिस्ट्री से ऐसा मालूम होता है कि ये डेयर जो थी वो किसी क्वीन की पालतू डेयर थी, मतलब पेट डेयर थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट को डेयर डिस्कवर हुई तो वो लोग बहुत शॉक थे ये देख के कि डेयर को बिल्कुल रॉयल तरीके से प्रिजर्व किया गया है, ममीफाई किया गया और किंग और क्वीन के साथ उन्हीं के टूम में दफनाया गया है। यानी जो तरीका किंग और क्वीन की बॉडीज प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता था वही तरीका इस डेयर को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया गया था और इसे एक रॉयल ताबूत के अंदर दफनाया गया था। नंबर 2 इज़ मड ममी। एशियन इजिप्ट में लोग ममीज को प्रिजर्व करने के लिए एक खास किस्म का एक प्लांट से निकलने वाला केमिकल यूज़ करते थे जिसे रेजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, इसी वजह से सिर्फ रॉयल्स के लिए यूज़ करना पॉसिबल था, वही अफोर्ड कर पाते थे और इसीलिए सिर्फ रॉयल्स की ममीज़ ही आपको मिलेंगी ज़्यादा। रेजिन हर ममी की बॉडी से मिलता था। शॉकिंग बात कि ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट को एक ममी मिली जिस पे रेजिन नहीं था और वो प्रिजर्व थी, वो भी मिट्टी से। ये ममी एक औरत की थी जो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स की थी जब उसकी डेथ हुई। मट्टी के अलावा इसके कफन पे कुछ और भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न में डाल दिया। रिसर्च से पता चला कि ये ममी ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स पुरानी थी और इसके आसपास जो मिट्टी थी वो इसके मरने के काफ़ी साल बाद लगाई गई थी। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये ममी एक्चुअली किसी बहुत पुअर फैमिली की लड़की की थी जो रेजिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसी वजह से उसे मिट्टी से प्रिजर्व किया गया था। बट इसके मरने के इतने साल बाद इस पर मिट्टी क्यों लगाई गई वॉज द एक्चुअल कंसर्न, और ये कंसर्न आज तक कंसर्न ही है क्योंकि आज तक किसी को पता नहीं चला। नंबर 1, ममी विद टैटू। आजकल तो इट्स ट्रेंड टू गेट टैटूज ऑन योर बॉडी, बट एशियन इजिप्ट के टाइम पे भी हज़ारों साल पहले टैटूज का बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करता था। इजिप्ट के एक इलाके डेरा अल मदीना में आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसी औरतों की बॉडीज़ मिली, ममीज़ मिली एक्चुअली, जिन पे टैटूज बने हुए थे और एक ममी की बॉडी पे तो ऑलमोस्ट 30 से भी ज़्यादा टैटूज देखे गए। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि उन्होंने इससे पहले कभी भी किसी भी ममी की बॉडी पर टैटू बने हुए नहीं देखे, बट ये देखने के बाद हम ये मान सकते हैं कि एशियन इजिप्ट के लोगों के बीच में भी टैटूज का बहुत ज़्यादा वैल्यू और ट्रेंड था। एशियन इजिप्ट के लोग जो अपने हर टूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते थे, किंग्स वैली से लेके कीज़ा पिरामिड के अंदर हिडन चैम्बर तक, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करते थे। लगता है कि ये जो 7 ममीज थी ये भी वॉल आर्टिस्ट हों और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो एशियन इजिप्ट के वॉल आर्ट्स में। सो इफ़ यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल द एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट।